आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर से करेंगे खिताब। दुनिया के मुस्तक़बिल में भारत के किरदार पर अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानियत के बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अपनाया फैक्ट ऑफ द फ्यूचर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को लेकर पूरी दुनिया में है जोश खरोश। टेक सीईओज की मीटिंग में अमेरिका की आला कंपनियों को भारत में सरमायाकारी की दी दावत। टेक कंपनियों के सीईओ ने कहा, भारत उभरती हुई आलमी टेक्नोलॉजी में अहम शिराकतदार बनेगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने लोगों को राग़िब करने की जी तोड़ कोशिश। हरियाणा इंतखाबात की मुहिम शबाब पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने टोहाना में जलसे आम से किया खिताब। कांग्रेस पर दलित रहनुमाओं की तौहीन का लगाया इल्जाम, जबकि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में कर रहे हैं जोर आजमाइश। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना भी पॉक्सो कानून के तहत होगा जुर्म। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लफ्ज इस्तेमाल न करने की हिदायत। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शुरू कर दिए हमले। इसराइल ने महफूज रहने के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों से हटने को कहा। इन हमलों में कम से कम 100 अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी। फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर के लिए मुंतखब। बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म की कैटेगरी में शामिल। आमिर खान की प्रोड्यूस और किरण राव की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ने मुल्क की 29 फिल्मों को छोड़ा पीछे। रवि किशन ने खुशी का किया इजहार, कहा कि सबकी मेहनत रंग लाई। एनपीपी रहनुमा अनवरा कुमार दसनायके ने श्रीलंका के नवे सदर की हैसियत से हलफ उठाया। श्रीलंका के वजीर आजम दिनेश गणवर्धने ने इख्तिदार की मुंतकली के एक हिस्से के तौर पर दिया इस्तीफा। अहम सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी छोटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुस्तकबिल में भारत के किरदार पर बात करेंगे। वो आलमी खतरात पर भारत का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए मुस्तकबिल के मुआहदे को अपनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर फ्लिमोंग यांग ने मुस्तकबिल के लिए मुआहदे को अपनाने को एक बेहतर हाल और मुस्तकबिल को महफूज बनाने का एक तारीख़ी मौका करार दिया। ये मुआहदा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को फ़रोग़ देने, पायदार तरक्की के अहदाफ के निफाज को फ़रोग़ देने और मुनसिफ़ाना और जामे माशरे को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ था। साथ ही रुकन ममालिक की टेक्नोलॉजी के लिए इज्तिमाई ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हमेशा इंसानियत के मुश्तरका मफाद में काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक सीईओ और गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग से मुतालिक आला कंपनियों के सरबराहान के साथ मीटिंग की। मुलाकात में एआई, सेमीकंडक्टर जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत में सरमायाकारी के इम्कानात और टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इन इंडिया से मुतालिक सभी को मदऊ किया और सीईओज़ के साथ गोल मेज इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने डाटा प्रोटेक्शन कानून की अहमियत पर भी जोर दिया। हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है। अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी पर मबनी है, लेकिन जमहूरियत के साथ टेक्नोलॉजी की हम आहंगी लाजमी है। अगर टेक्नोलॉजी जमहूरियत के बगैर है तो ये बुहरान का बाइस बन सकती है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। अपने खिताब में वजीर आजम ने सेमी कंडक्टर डिजाइन में भारत की 20% हिस्सेदारी का जिक्र किया। इसके साथ ही भारत की नई मुहिम डिजाइन इन इंडिया का भी इश्तराक किया। हमारा लक्ष्य 1-2 सालों में 85,000 टेक्निकल और टेक्नीशियन, इंजीनियर्स एंड R&D एक्सपर्ट्स, उनका हम निर्माण करना चाहते हैं। उस प्रकार का हम इकोसिस्टम बना करके रिक्वायरमेंट अनुकूल स्किलिंग, उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन में तो 20% हिस्सेदारी भारत की है, और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहिम शुरू की है। और हाल में ही हमने हाई एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए $12 बिलियन का रिसर्च फंड भी बनाया है, क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेष बल देना चाहते हैं। भारत में मजबूत आईपीआर फ्रेमवर्क, जो आपने उल्लेख किया आईपीआर के संबंध में, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को संरक्षित करने की दिशा में भी हमारा उतना ही बल है। वजीर आजम ने स्टेम एजुकेशन में भारतीय नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने नौजवानों की तरबियत पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है। भारत की औसत आयु 28 ईयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहाँ के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है, और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। वजीर आजम ने बायो E3 टेक्नोलॉजी के बारे में भी मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि 2030 तक मुल्क की बायो इकॉनमी $300 बिलियन तक बढ़ने का इम्कान है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की हम संभावना देखते हैं।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में जारी इंसानी बहरान और ख़ित्ते में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद जारी रखने के लिए भारत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल फ़िलिस्तीन मसले पर भारत के वक्त के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और मज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापसी पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ दो रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम फराहम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद अल सबा से भी मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने और उन्हें आला सतह पर ले जाने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कुवैत के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तारीख़ी और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को याद किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों ममालिक तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के बाहिमी फ़ायदे के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को गहरा और मुतनव्वो बनाने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और नेपाल के दरमियान मुनफरिद और करीबी दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें तरक्याती शराकतदारी, हाइड्रो पावर ताउन, अवाम से अवाम के ताल्लुकात और जिस्मानी, डिजिटल और तवानाई के शोबों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना शामिल है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने NRIs की सहूलियत के लिए बोस्टन और लॉस एंजलिस में कौंसल खाने खोलने का भी ऐलान किया। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में दो नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में आज से 2 रोज़ा 10वें कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। भारतीय पार्लियामेंट इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रही है। कॉन्फ्रेंस का मौजू है पायदार और जामे तरक्की के हुसूल में कानून साज इदारों का किरदार। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटर्स के 46 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी शिरकत कर रहे हैं। ये दूसरी मरतबा है कि नई दिल्ली में CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। रोजगार के महाज पर राहत की खबर है। वजारत मेहनत ने पीर को आदाद शुमार जारी करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता जुलाई के महीने में मुल्क में तकरीबन 20 लाख नई मुलाजमतें पैदा हुई। इसमें सबसे ज्यादा तादाद 25 साल से कम उम्र के नौजवानों की है। जाहिर है कि मुल्क में नौजवानों में रोजगार के आदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। मुलाजमीन के पेंशन फंड का इंतजाम करने वाली तंजीम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने पीर को आदाद शुमार जारी करते हुए कहा है कि इस साल जुलाई में 19.94 लाख मेंबरान उससे वाबस्ता थे। मरकजी वजीर मेहनत मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10.52 लाख नए या पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीमों से जुड़े हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि इस साल जुलाई में 19.94 लाख नए मेंबरान शामिल हुए हैं। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ इस्मंदरी के मामले को लेकर लोगों में गम और गुस्सा जारी है। बीजेपी कारकुनों ने कोलकाता में DC नॉर्थ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए डॉक्टरों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस दौरान बीजेपी लीडर लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि रियासती हुकूमत खवातीन के खिलाफ मजालिम को रोकने में नाकाम रही है। दूसरा पार्टी को कार्यक्रम करने देते हैं, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं? हम तो अच्छे से शांतिपूर्ण से हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जाने के लिए तैयार है। अब कितना लोग है, वो भी कितना लोग है? अगर ये रोक पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जितना महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो क्या रोक पाएंगे? क्या नहीं रोक पाएंगे, तो हम लोगों को रोक से क्या फायदा हो रहा है?
अगली खबर जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम खत्म हो गई है। इस मरहले में 5 अजला की 26 असेंबली सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में जम्मू के रियासी, राजौरी और पूंछ और वादी कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम अजला में वोटिंग होगी। इनमें से 11 सीटें जम्मू डिवीजन के 3 अजला में हैं। पूंछ जिले में पूंछ हवेली भी एक ऐसा हलका है जहां दूसरे मरहले में वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हरियाणा के टोहाना में एक जलसा आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए उस पर दलितों की तौहीन का इल्जाम लगाया। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने झारखंड के खूंटी में तब्दीली यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के सामने नमन कर जलसा आम से खिताब किया और कहा कि ये तब्दीली यात्रा झारखंड में तब्दीली लाएगी, जिससे कबायली भाइयों और बहनों की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। खूंटी की उस पवित्र धरती से इस परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। ये यात्रा झारखंड में परिवर्तन लाएगी, बदलाव लाएगी। इसके लिए हम लोगों को आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ साथ यह आशा करता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा को, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाओ। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा मां, बेटी, रोटी, आदिवासी की अस्मिता, उसकी रक्षा की, सुरक्षा की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी सदर ने कांग्रेस और जेएमएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की तरक्की के लिए रियासत को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से आजाद कराना होगा। झारखंड को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से मुक्ति दिलानी होगी और मुक्ति होनी चाहिए। ये ग्रहण की तरह लगे हुए हैं झारखंड पर, ग्रहण की तरह हर तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। आपके हकों के बारे में, आपके हुकूक के बारे में कहते कुछ है और करते कुछ है। और इसलिए इनको भेजना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये संभव तब है जब आप लोगों का साथ मिलता है, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस स्कीम के जरिए गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम करने का इंतजाम किया गया है। मोदी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम समाज के कमजोर तबके के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करती है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इस स्कीम से 55 करोड़ लोग और 12 करोड़ से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। मुल्क की तकरीबन 40% आबादी इस स्कीम के दायरा कार में आती है। हाल ही में काबीना ने 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में लाने की मंजूरी दे दी है। ये स्कीम 3 रियासतों को छोड़कर मुल्क की तमाम रियासतों में लागू है। पेश है एक खास रिपोर्ट। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि गरीब लोग पैसे की कमी की वजह से इलाज से महरूम न रहें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज किया। इसके तहत हर साल 12 करोड़ से ज्यादा गरीब खानदानों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम करने का इंतजाम है। इस स्कीम के दायरा कार में
55 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। हाल ही में काबीना ने 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में लाने की मंजूरी दे दी है। सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group all have been included in आयुष्मान भारत above the age of 70 और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। गुज़िश्ता 6 सालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 37 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस स्कीम में 1949 हेल्थ पैकेजेस हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेजेस भी शामिल हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल के अमराज शामिल हैं। इस स्कीम में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक मुआयने, खाने पीने और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की जाती है। मुल्क भर के 29,648 अस्पतालों को, जिनमें 13,049 निजी अस्पताल शामिल हैं, इस स्कीम से मुंसलिक हो चुके हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक 8 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों ने अस्पताल में दाखिला करवाकर मुफ्त इलाज कराया है। इनमें से 49% खवातीन हैं। अगर बीमारियों की बात की जाए तो कैंसर, गुर्दे, दिल के अमराज, आम अद्वियात और गैस्ट्रो के अमराज में मुब्तला अफराद को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। किडनी वो खराब होने के बाद फिर वो पाइप निकाला गया और डायलिसिस चालू कर दिया गया। डायलिसिस के दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। आयुष्मान कार्ड की देन है, मैं उनका इलाज करा पा रहा हूँ। 73 दिन था मेरा बच्चा एडमिट और आयुष्मान कार्ड का मेरा पूरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। उसमें मेरा पैसा नहीं लगा बिल्कुल हॉस्पिटल में। हम आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत नहीं थे कि हम इलाज करा पाते बच्चे के, तो ज़्यादा नहीं गया हूँ। केंद्र सरकार की इस योजना से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर आपका कार्ड एक रियासत में बनाया गया है तो आप दूसरी रियासत के पैनल अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं। बैन रियासती नक्लो हमल की वजह से तकरीबन 12 लाख लोगों को इलाज का फायदा मिला और हुकूमत ने तकरीबन 3100 करोड़ रुपए खर्च किए। आयुष्मान भारत स्कीम 33 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में लागू है। फिलहाल ये स्कीम दिल्ली, मगरबी बंगाल और ओडिशा में लागू नहीं है। ये स्कीम मुकम्मल तौर पर कैशलेस है। आयुष्मान भारत योजना 23 रियासतों में ट्रस्ट मॉडल, 7 रियासतों में इंश्योरेंस मॉडल और 3 रियासतों में हाइब्रिड मॉडल के साथ नाफिज है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए मुंतखब किया गया है। इसे बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म के जुमरे में शामिल किया गया है। आमिर खान की प्रोडक्शन और किरण राव की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने मुल्क भर की 29 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अदाकार रवि किशन ने फिल्म पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वो जानते थे कि फिल्म हिट होगी और लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म ऑस्कर की दौड़ में भी शामिल होगी। गैर मुल्की खबरों में इसराइल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर फिजाई हमलों में कम से कम 100 अफराद हलाक कर दिए हैं। इस हमले में 400 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। ये इत्तला लेबनान की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान में दी गई है। इसराइल ने हाल ही में लेबनान की सरहद पर रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने और महफूज मकामात पर जाने की वार्निंग जारी की थी। इसराइल ने अपने तमाम फिजाई हमले उस जगह पर किए हैं जहां से हिजबुल्लाह के जंगजू मुसलसल इसराइल पर रॉकेट दाग रहे थे। नेशनल पीपल्स पावर के रहनुमा अनवरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के सदर के ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। वो मुल्क के नवे सदर बन गए हैं। इख्तिदार की मुंतकली के तहत श्रीलंका के वजीर आजम दिनेश गुणवर्धने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अनवरा दिसानायके ने सदारती इंतखाब जीत लिया है। श्रीलंका की तारीख में पहली बार वोटों की गिनती के दूसरे मरहले ने सदारती इंतखाब के फाते का फैसला किया, क्योंकि सर फहरिस्त 2 उम्मीदवार पहले मरहले में लाजमी 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहे। खेल की खबरों में भारत ने शतरंज ओलंपियाड के ओपन जुमरे में मर्दों और खवातीन दोनों जुमरों में सोने के तमगे जीत कर तारीख रकम की है। भारत ने 97 सालों में पहली बार ये कारनामा अंजाम दिया है। भारत के डी गुकेश, अर्जुन अरागसी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने पर इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।